नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, आज की ये तारीख सिर्फ कैलेंडर में ही दर्ज नहीं है, बल्कि ये तारीख इतिहास के पन्नों में बहुत विशेष रूप से दर्ज की गई है, क्योंकि आज की जो तारीख है भगवान बिरसा मुंडा के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और आज का जो दिवस है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको 2021 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि यह दिवस मनाया जाएगा। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। पहले इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है श्री राजीव कुमार सोलंकी जी, जो राज्य समन्वयक है जनजाति कल्याण विभाग और TRI के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ दर्शकों से पहले बता दूं कि आपको जिस विषय में आज हम बात करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस, इनका एक नारा था अबुआ दिशुम अबुआ राज, मतलब अपना देश अपना राज। और इसके लिए इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ की जनजातियों ने जिस तरह से यहाँ पे कार्य किया था, इसको देश तक, दुनिया तक और यहाँ के युवाओं तक पहुँचाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, भगवान बिरसा मुंडा एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और उसके बाद वो भगवान बन जाते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा की जो कहानी है, जो प्रेरणा है, वो मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सबसे पहले तो आज 15 नवंबर के दिवस पर मैं अपनी ओर से भगवान बिरसा मुंडा जी को बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि किस तरह से भगवान के रूप में उनको माना जा रहा है, देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं लोग, लेकिन भगवान का दर्जा तभी मिलता है जब कुछ विशेष किया जाए। जी बिल्कुल। तो जो बिरसा मुंडा जी थे, 1875 में उनका जन्म हुआ झारखंड में। उसके बाद उन्होंने देखा कि हम उनके जनजातीय समाज में स्वतंत्रता के लिए तो काम किया जाना आवश्यक था ही, साथ ही जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो आदिवासी समाज के आध्यात्म और जो धार्मिक उनके परंपराएं थी, जो उनकी संस्कृति थी, उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे थे, उसको भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने प्रयास किया कि जो आदिवासी समाज में कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उसको तो दूर किया ही जाए, उनके आध्यात्मिक धार्मिक परंपराओं की सुरक्षा की जाए। और इसके लिए उन्होंने एकजुट किया सारे आदिवासी समाज को और उनको बताया कि उन्होंने एक तरह से एक धर्म की स्थापना भी की, ऐसा भी कहा जाता है, बिरसा धर्म की स्थापना की और उससे लोगों को जोड़ा, और जिसमें था सरलता से केवल एक ईश्वर की आप उपासना करें। तो इसलिए जब जनजातीय समाज उनके पास जाता था अपनी समस्याएं लेके, उनको समाधान मिलता था, तो उन्होंने उनको भगवान की उपाधि दी। और भगवान बिरसा मुंडा जी को धरती आबा, जिसका मतलब ही होता है धरती के भगवान, धरती के ईश्वर, तो उनको भगवान की उपाधि उनके शिष्यों द्वारा, उनके फॉलोवर्स द्वारा दी गई। जी बिल्कुल सोलंकी, जब बात यहाँ पर जनजातियों की होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जाने कि जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं अक्सर देखा गया ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। तो मुख्य धारा में जोड़ने के क्या कुछ प्रयास अभी तक सरकारों द्वारा यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, पूर्व से ही, जब से, क्योंकि इनको मूल निवासी भी माना जाता है, जनजाति जो आदिवासी समाज है उसको देश का मूल निवासी माना जाता है, क्योंकि यही लोग हैं जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करते हैं, उनका उपभोग भी करते हैं, लेकिन उनका दोहन नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो जनजातीय समाज है उनको आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास तो काफ़ी समय से किए गए थे, लेकिन 2021 में इस पर एक फोकस लाने के लिए विशेष माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में ये घोषणा की थी कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है 15 नवंबर, उसको प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसका कारण ये था कि जो जनजातीय योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। जो जनजातीय समाज है वो समूह में रहना पसंद करता है, वो अपना एक उनका दायरा होता है, उसमें रहना पसंद करते हैं और प्रकृति के प्रेमी होते हैं, तो प्रकृति के नज़दीक रहना पसंद करते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में प्रकृति से थोड़ा सा हम दूर होते जा रहे हैं, तो आदिवासी समाज प्रकृति में रहना पसंद करता है। अभी भी जैसे हमारे उत्तराखंड में ही अगर हम लें तो राजी जनजाति जो है वो प्रकृति प्रेमी है और वो बाहर नहीं आना चाहते, उनको लाने का हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और जनजातियां हमारी काफ़ी मुख्य धारा में आ गई हैं। तो जब 15 नवंबर को ये जनजातीय गौरव दिवस घोषित हुआ, उसके बाद लगातार नई नई योजनाओं पर काम हुआ। जैसे गत वर्ष ही हमारे यहाँ PM जनमन के नाम से एक योजना लाई गई भारत सरकार के द्वारा, जो विशेष रूप से जो हमारे पिछड़े हुए जनजातीय समाज के लोग हैं, उत्तराखंड से राजी और बुक्सा जनजातियों का चयन किया गया, उनके लिए योजनाएं बनाना और उनके लिए उनके क्षेत्रों में जाके योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए PM जनमन योजना आई, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि उस योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत किया गया उसके अच्छे क्रियान्वयन के लिए। उसके बाद जो अन्य जनजातियां हैं उनके लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से ही
धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट ग्राम अभियान शुरू किया गया और उसका भी उत्तराखंड में अच्छा इम्पैक्ट रहा है और पूरे देश में अच्छा इम्पैक्ट रहा है। इन दोनों योजनाओं का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो संरचनात्मक ढांचा है, रोड है, बिजली है, पानी है, जो योजनाएं तो हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं रही है, तो एक अभियान के तहत इन 17 डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ा जाए और जो भी योजनाएं उन तक पहुंचनी वो उन तक पहुंचाई जाए। तो इन दोनों योजनाओं के द्वारा उसका प्रयास किया गया। परंतु एक ये नया विषय आया कि क्या ये योजनाओं को संचालित करने वाले हमारे जैसे, आप जैसे या जो अधिकारी लोग हैं वो उनमें कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक नई स्कीम लाई गई आदि कर्मयोगी अभियान। ये एक अभियान था जिसमें हर विभाग से अच्छे ऐसे लोगों को जो आदर्श बन सकते हैं या काम करने की इच्छा भी रखते हैं, तो उनको आदि कर्मयोगी बनाया गया। और आदि कर्मयोगी में योजनाएं जो थी वो बॉटम टू टॉप, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, योजनाएं ऊपर बनाते थे फिर उनको धरातल पर उतारने का प्रयास करते थे, कई ज्यादातर वो फेल होती थी। लेकिन अब क्या है कि योजनाएं यही लोग बनाएंगे। आदि कर्मयोगी इनके गाँव में जाएंगे, इनसे पूछेंगे आपको क्या क्या चाहिए और एक वॉल बनाकर उस पर सब चीजें लिखी जाएंगी और फिर उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो आदि कर्मयोगी अभियान का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक आर्थिक क्षेत्र होता है, एक सामाजिक क्षेत्र होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र होता है और शैक्षिक क्षेत्र होता है। तो ये इन क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे। शैक्षिक क्षेत्र में उत्तराखंड की स्थिति बहुत बेहतर है क्योंकि जनजातीय समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। फिर भी इनके पिछड़ेपन को, शिक्षा को इन तक पहुंचाने के लिए हमारा विभाग 16 आश्रम पद्धति विद्यालय चला रहा है जो दूरस्थ क्षेत्रों में है, जहां पर कोई विद्यालय अगर नहीं भी है, और इनमें निःशुल्क आवासीय सुविधा, सारे मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क हम दे रहे हैं। तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव है। CBSE पर आधारित 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उत्तराखंड में संचालित है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड पर तो लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वो CBSE पैटर्न पर चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये था कि CBSE पैटर्न पर भी आधारित स्कूल होने चाहिए। तो भारत सरकार के सहयोग से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 4 जनजातीय क्षेत्रों में संचालित हैं। एक क्षेत्र हमारा अछूता रह गया है, पिथौरागढ़ जनपद, जिसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है और बहुत हमें आशा है और पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक एकलव्य विद्यालय भी हम संचालित करेंगे। जी सोलंकी जी, बहुत बेहतर है ये कि जिस तरह की योजनाएं सरकार द्वारा लेके आई जा रही हैं इनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, लेकिन प्रश्न फिर ये उठ जाता है कि आपकी तरफ से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि हम मुख्यधारा में अपने आप को लेकर आए? क्या इन सभी योजनाओं का वो लोग फायदा ले पा रहे हैं? देखिए, जो हमें अभी पुरस्कार भी मिला PM जनमन योजना में अच्छा कार्य करने का या धरती आबा आदि कर्मयोगी अभियान में काम करने का, उसका कारण यह है कि हम उन योजनाओं को उन तक पहुंचा पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो है, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो उत्तराखंड की जनजातियां, अगर राज्य जनजाति को छोड़ दिया जाए तो बाकी जनजातियां काफी जागरूक हैं। जैसे जौनसार क्षेत्र हमारा बहुत जागरूक है, खरवाट हमारा बहुत जागरूक है, बुक्साड थोड़ा कम है, लेकिन उनके जो रहन सहन, जैसे वो देहरादून में निवास करते हैं या वो बाजपुर क्षेत्र में निवास करते हैं, गदरपुर क्षेत्र में निवास करते हैं, तो वो भी हमारी मुख्य धारा में, हमारा मेन फोकस जो इस समय है वो है राज्य जनजाति को मुख्य धारा में लाने का, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम रह गई है और उनके जो क्षेत्र हैं वो भी बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम उनको शहरी क्षेत्रों में आवास भी निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, उनको शिक्षा भी उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए हमारी जनजातीय संस्थाओं में सीटें भी आरक्षित हैं। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी राज्य जनजाति के लोगों को एकलव्य स्कूलों में एडमिशन दिलाने का बहुत प्रयास करता हूँ और उसका हमें फल भी जल्दी मिलेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा हम उसमें नहीं कर पाए, लेकिन संख्या बल बढ़ेगा। जी सर, अक्सर देखा गया है कि जनजातियों के जो लोग होते हैं ये समुदाय में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में समुदाय से बाहर लेकर आ, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें आवाज़ दिलाया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि वो लोग यहाँ पर आए, मुख्यधारा जोड़ने का पूरा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो जिनके समुदाय वाला जो एक सोच होती है उसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? देखिए, ये प्रकृति में प्रेमी होते हैं और जब ये अपने क्षेत्र में रहते हैं, इनके शादी ब्याह, इनके सारी चीज़ें, संस्कृति सब आपस में ही होता है। यहाँ तक कि अगर इनके यहाँ कोई ऐसा क्राइम हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए, तो उसके लिए भी ये बाहर आना पसंद नहीं करते। ये लोग आपस में ही उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है उनके लिए, तो और उसका समाधान ये आसानी से हो भी जाता है। परंतु मुख्य धारा में आना वो इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कल्चर का बहुत डिफरेंस है, परंपराओं का बहुत डिफरेंस है। लेकिन
अगर आप अभी देखेंगे हमारे थरवाट में जाके, तो थरवाट और कुमाऊनी का कल्चर अब आपको थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब जनजाति समाज जो थरवाट है वो कुमाऊनी कल्चर को थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा है अपने साथ। आप उनके शादी और उनके कार्यक्रमों में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे जो कुमाऊनी पिछोड़ा है वो ज्यादातर लोग यूज करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं और सरकार उसमें प्रयास कर रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हम राजी जनजाति को मुख्य धारा में जोड़ने में सफल होंगे। जी, तो लंकेश, यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि जब भी हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हम आप ये बात करते हैं कि हम आर्थिक रूप से कितने सबल हो रहे हैं। जब आर्थिकी की बात आती है तो इनके पास जो एक चारा बच जाता है, एक जरिया जो इनके पास है, वो सिर्फ पारंपरिक विधाएं ही हैं, चाहे वो खेती हो, पशुपालन हो या फिर हस्तशिल्प हो। इसी के माध्यम से ये अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये इस परंपरा से बाहर निकल पा रहे हैं कि ये किसी और क्षेत्र में कार्य कर सके? देखिए, हमारा विश्वास है और टीआरआई और जनजाति कल्याण विभाग का विश्वास है कि अगर हम उनको पूरी तरीके से उनकी संस्कृति से बाहर लाने का प्रयास करेंगे तो एक तो संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, दूसरा उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। तो हम दोनों चीजों पर काम कर रहे हैं कि वो अपनी संस्कृति की भी रक्षा करें और मुख्य धारा में आके जो अन्य लोग करते हैं वो भी करें। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे जनजाति कल्याण विभाग या जनजाति शोध संस्थान उनकी संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और हम प्रतिवर्ष जनजाति महोत्सव राज्य स्तर का भी आयोजित कर रहे हैं। उनके सांस्कृतिक दलों को जब हमने 2021 में प्रारंभ किया था तो सांस्कृतिक दल जो थे वो थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट होती थी मंच पर आने पर, जो उत्तराखंड के सांस्कृतिक दल थे। तो हमने क्या किया कि हमने उड़ीसा, मध्य प्रदेश से भी सांस्कृतिक दल बुलाए जो बहुत अच्छे उनको एक्सपोजर मिला हुआ था। तो उनके साथ मिलकर अब हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमारा 15 नवंबर का कार्यक्रम है, 3 दिवसीय। उसमें आप आगे देखिएगा तो आपको देखकर लगेगा कि ये क्या जनजातियां हैं। हमारे उत्तराखंड की जनजातियां, थारू जनजाति, जौनसारी की जनजाति, इनकी संस्कृति को बचाने के लिए हम सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। साथ ही अब हम उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं ताकि वो अन्य जो लोग हैं उनके साथ आगे खड़े हो सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने उत्तराखंड राज्य में आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना की है जी। इसकी थोड़ी सी परिकल्पना मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको बताया कि आश्रम पद्धति विद्यालय हैं वो हाई स्कूल तक हैं, एकलव्य इंटर तक हैं, उसके बाद क्या करेंगे वो बच्चे। तो हमने एक आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से की है, भारत सरकार के सहयोग से, आमबाला में। उसमें क्या होगा कि जो बच्चे इंटर कर लेंगे और उनके बाद उनको कोई मार्गदर्शन चाहिए, वो यूपीएससी, पीसीएस या यूके या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना चाहते हैं, जो नए विषय जैसे जनजातीय समाज में क्लैट, अभी बहुत कम लोग हैं जो क्लैट से को जानते होंगे या जो लॉ से जुड़े होंगे, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आईआईटी, जेईई और जो नीट है, इन परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क हम कराएंगे, और हमारा जो इसका परिकल्पना हमने तैयार की है, बहुत जल्द उसमें एडमिशन होंगे और बच्चों को हम सरकारी सेवाओं में लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक हम उनको सरकारी सेवा में नहीं लाएंगे तब तक उनको लगेगा कि हमें तो केवल खेती का काम सिखा रहे हैं, हमें केवल पारंपरिक चीजें सिखा रहे हैं। हमें, क्योंकि हम पहले इस पर काम करते थे, हम कहते थे कि हम आपको शहद पालन सिखा रहे हैं, मधुमक्खी पालन सिखा रहे हैं हम आपको, और हम आपको हस्तशिल्प सिखा रहे हैं। तो जो विधाएं उनको आती हैं हम उसमें उनको थोड़ा सा पॉलिश ही कर सकते हैं। तो आजीविका में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको सरकारी सेवाओं में अवसर मिले, उनको समान अवसर प्राप्त हो। जैसे और लोगों को कोचिंग की निःशुल्क सुविधा मिलती है, वैसे हम उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। सोलंकी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि समान अवसर यहाँ पर उनको दिए जाए और उनको प्राप्त भी हो। लेकिन प्रश्न फिर ये भी उठता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब जनजातीय लोग आम समाज के बीच में आते हैं तो अपने आप को कुछ अछूता सा, कुछ अलग सा महसूस करते हैं। वो सोच उनकी ना रहे, वो अपने आप को अलग महसूस ना करे, वो सोच, वो कार्य कैसे होगा, क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने विभाग की ही बात कर सकते हैं। तो हम उसमें सामूहिक कार्यक्रम जो आयोजित करते हैं, साथ ही हम लोग सामूहिक भोज करते हैं जिसमें सभी समाज के लोग, और हम थारू जनजाति के स्टॉल्स हम लगाते हैं जिसमें तो थारू जनजाति का अपना पारंपरिक व्यंजन होते हैं, उनके कतला होता है, उनके पतोले होते हैं, ये सब चीज़ें हम उनसे बनवाते हैं और हम लोग भी खाते हैं। और सब लोग पर हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रेम हम लोग भी उनसे करते हैं और वो लोग भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सरल और सहज होते हैं वो लोग तो वैसे भी, पर हमारी ओर से भी हमारे अन्य समाज के लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं। अभी गत 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी हम लोगों से निवेदन करते हैं कि आप आइए, क्योंकि आप आएंगे उनका हस्तशिल्प देखेंगे, उनकी संस्कृति देखेंगे तो उनको खुशी मिलेगी, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये मुझे लगता है हमारे यहाँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा नहीं है, हम लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं और ये दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है कि उनको समान अवसर मिलेंगे, वो सेवाओं में आएंगे तो फिर वो आगे बढ़ पाएंगे। जी सोलंकी जी, आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, वही आवश्यक ये भी हो जाता है कि इनके लिए स्वास्थ्य के प्रति इनको जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों में रहते हैं,
जंगलों में रहते हैं, कार्य वहाँ पे करते हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए और स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की इनके लिए बनाई गई हैं? देखिए, जैसे मैंने भी आपको पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम योजना के बारे में बताया था, इन दोनों योजनाओं में हमने स्वास्थ्य विभाग को भी अपने साथ जोड़ा था और भारत सरकार के सहयोग से जहाँ जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना, और जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनने में अभी संभावनाएं नहीं है वहाँ पर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जिसमें डॉक्टर्स भी होंगे, सारी दवाइयाँ होंगी, सारे ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं होंगी। तो ये स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हमने हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है और उसका शेड्यूल भी हमने निर्धारित किया था कि किस दिन वो गाड़ी, वो कार, वो मोबाइल यूनिट वहाँ पहुँचेगी ताकि वो अपने स्वास्थ्य परीक्षण आदि करा सके। जहाँ तक उनके स्वास्थ्य के लिए और चीज़ें, वो एक विषय ये भी है कि वो लोग बहुत बेहतर जानते हैं, औषधियों का बहुत अच्छा प्रयोग वो लोग करते हैं। कई सारी चीज़ें, क्योंकि मैं लगभग सभी क्षेत्रों में रहा हूँ, जनजातीय क्षेत्रों में उनसे जुड़ा हूँ, तो कई सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें जो हमारी दवाइयाँ हैं वो मेडिसिन जो है एलोपैथिक, वो बहुत कम काम करती हैं या बहुत देर लेट से काम करते हैं, लेकिन उनके जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी काम करते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि यदि किसी बिच्छू ने या किसी ने दंश मारा है तो हमारी दवाई थोड़ा सा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन वो कुछ वो पत्ते और कुछ का प्रयोग करते हैं, वो बहुत जल्दी उसका आराम मिल जाता है उससे। और इसी चीज़ पर हमने भारत सरकार के सहयोग से ट्राइबल्स जो मेडिसिन्स हैं, जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं उनकी, उस पर भी हमने काम किया था कि वो उन चीज़ों को हम सीख लें कि उनको संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब वो पुराने लोग अगर जब नहीं रहेंगे तो वो फिर आगे कैसे बढ़ेगी, तो उसके संवहन के लिए हमने उस पर भी शोध कराया है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हमने कराया है पतंजलि के सहयोग से। बिल्कुल, तो सर ये बहुत बेहतर है कि उनकी जो विधाएं हैं उसको भी हम अडॉप्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो क्या, जिससे आपने बताया कि हीलिंग टेक्नोलॉजी जो उनकी है, जो उनकी विधाएं हैं, जिस तरह की जो मेडिसिन वो यूज़ करते हैं, क्या इसके संबंध में जो आज का युवा है, जो हमारा सामान्य वर्ग का युवा है, क्या उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है? क्योंकि हम उनको से जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इन युवाओं को उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम समय समय पर कुछ कॉम्पिटिशन्स कराते हैं जी युवाओं के। हमारे जो जनजातीय संस्थाओं में बहुत सारे युवा रहते हैं, तो उनके साथ हम कॉम्पिटिशन्स कराते हैं और उनसे इन बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे हम अभी विज्ञान महोत्सव, जनजातीय विज्ञान महोत्सव एक कॉन्सेप्ट है हमारा, हम उसको कराते हैं। तो उसमें हम उनसे कहते हैं कि उसको मार्किंग अधिक मिलेगी जो जनजातीय विधाओं पर आधारित कोई प्रोजेक्ट बनाएगा। तो हम ये प्रयास करते हैं। और जो संस्कृति है, अभी आप एक थारू समाज में एक नाच होता है, वो पुराने लोग जानते हैं, नए बच्चे जो हैं अब थारू होली तो जानते हैं, थारू हन्ना नृत्य जानते हैं, थारू झीझी नृत्य जानते हैं, ठीक है। तो वो उसको भूल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अलग होता है और उसमें बुजुर्ग लोग ही जानते हैं। तो मैं 1-2 गांव हैं खटीमा क्षेत्र में, तो हम उनसे जोड़ रहे हैं और हम उनको लगातार महोत्सव में बुलाते हैं ताकि जब वो मंच पर जाएं तो तालियां बहुत बजती हैं, तो जो युवा हैं वो सीखें कि ये हमारी विधा है थारू समाज की और हमें भी सीखना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो चाहे उनका हीलिंग प्रैक्टिसेस हो उनकी, चाहे उनकी संस्कृति हो, चाहे उनकी परंपराएं हो, उन सबको संरक्षित और संवाहित करने का हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। सर, जब हम उत्तराखंड को समझने की बात करते हैं, जहाँ उत्तराखंड की संस्कृति की बात करते हैं, उत्तराखंड की सभ्यता की बात करते हैं, यहाँ के पहाड़ों की बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि तब हमें जो 5 जनजातियाँ यहाँ पर हैं, इनके बारे में बात करनी चाहिए और हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए ताकि जो हर आम इंसान है वो इन जनजातियों को समझ सके? बिल्कुल, ये विषय आपने बहुत अच्छा उठाया कि जनजातीय समाज से जुड़े हुए विषयों को पाठ्य पुस्तकों में लाना चाहिए। और कुछ अभी तो कभी बहुत कम है, लेकिन है, आपकी बात बिल्कुल सही है और सरकार उसमें प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कम से कम जनजातीय संस्थाओं के द्वारा इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। जी सुलंगे जी, जब हम देश की बात करते हैं तो हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, अब हम तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ गए, बहुत सशक्त तो हम हो चुके हैं। ऐसे में क्या जो ये जनजातीय समुदाय के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, इनको नई तकनीकी से जोड़ने के किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग, क्योंकि हम ही उनकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो शिक्षा पर हमने काम कर लिया है। ATS और एकलव्य के माध्यम से हम कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए उत्तराखंड राज्य में
3 जनजाति ITI का भी संचालन हम कर रहे हैं, जिनके द्वारा उनको तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की थी जनजातीय रोजगार उत्कर्ष योजना, उसके माध्यम से हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको रोजगार दिलाने का भी प्रयास करें। जनजाति ITI से जो बच्चे शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उनको हम रोजगार से ज़्यादा स्वरोजगार की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें जो उनको वित्तीय सहायता मिलती है, कैसे मिल सकती है बैंक से, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अगर IIT में पढ़ना चाहता है तो उनको स्कॉलरशिप वगैरह हमारे द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड राज्य में कहीं कोई पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा है लेकिन वो गांव से बहुत दूर है और वो अपने समाज से बाहर नहीं आना चाहता, जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो समुदाय अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, तो हमने उत्तराखंड राज्य में ऐसी 5 जगह पर अपने ट्राइबल हॉस्टल्स भी बनाए हैं। वो हॉस्टल्स उनको वहाँ रहने खाने की निःशुल्क सुविधा देते हैं, भले ही वो जाके पॉलिटेक्निक में कोई कोर्स कर रहे हो या किसी डिग्री कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हो या वो B.Ed कर रहे हो, क्योंकि हमारे तो B.Ed कॉलेज अभी है नहीं, तो वो अगर किसी महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, तो उनको रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम उनको निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। तो जितने भी विषय हो सकते हैं उनको आगे बढ़ाने के, उन पर हम काम कर रहे हैं। अभी भी कुछ चीज़ें छूटी हैं, उन पर हम आदि लक्ष्य संस्थान के माध्यम से प्रयास करेंगे कि जल्दी। जी सोलंकी जी, जो आज का दिवस है जनजातीय गौरव सम्मान, ये दिवस हम क्यों मना रहे हैं, इसका कारण आपने बता दिया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जो जनजातियों की भूमिका रही है या भगवान बिरसा मुंडा की जो भूमिका रही है, क्या हमारा आज का समाज उससे वाकिफ है सही ढंग से? बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा उसी में जवाब है कि वो वाकिफ नहीं है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस घोषित किया था। तो प्रतिवर्ष हम उसको मनाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि 150वीं जयंती थी भगवान बिरसा मुंडा जी की, तो ये किया गया कि पूरे वर्ष को ही हम जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाएंगे। तो 1 वर्ष से हम इसको मना रहे हैं। ब्लॉक्स में, जनजातीय क्षेत्रों में कहीं पर कैंप लगा रहे हैं, कहीं पर उनको जानकारी दे रहे हैं। कम से कम ये जागरूकता आई है कि भगवान बिरसा मुंडा जी जो एक जननायक से बढ़कर वो एक प्रणेता हैं, एक आदर्श हैं, तो उनको आज घर घर में, आप देखिए उत्तराखंड में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे सारे बच्चे जानते हैं कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी कौन थे। उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो जनजाति गौरव दिवस घोषित होने से ये हुआ कि 15 जनवरी से 1 हफ्ते का भी हम एक 15 दिन का पखवाड़ा, विशेष पखवाड़ा मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहे हैं। तो घर घर पर भगवान बिरसा मुंडा जी और उनके जैसे हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी पहुँचे, अन्य राज्यों में और भी अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनजाति समाज के रहे हैं तो उनका भी नाम आ रहा है। तो धीरे धीरे हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, सबको पता रहेगा कि जनजातीय समाज का कितना बड़ा योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। जब भी हम सोलंकी जी कोई दिवस मनाते हैं तो मन में यही प्रश्न आता है कि ये दिवस सिर्फ एक औपचारिकता ना रह जाए, ये दिवस हमारी सोच को बदलने का यहाँ पर काम करे। तो ऐसे क्या प्रयास आपको लगता है किए जाना चाहिए या किया जा रहा है? देखिए, भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं या अन्य जो हमारे जैसे शहीद केसरी चंद जी हैं, हमारे जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं, उनके जीवन चरित्र पर आधारित, उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस हम TRI के माध्यम से बना रहे हैं। अभी जैसे केसरी चंद जी की जयंती थी, उनका शहीदी दिवस था, तो जौनसार में बहुत बड़ा मेला लगता है और आप देखते हैं कि उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका कारण ही यही है कि अब लोगों में ये जागरूकता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अपने पूर्वजों को, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उनको याद रखना है, उनके आदर्शों पर चलना है और देश प्रदेश को आगे बढ़ाना है। जी सुलंकी जी, यहाँ पे एक जैसे हमारी अगर उत्तराखंड की 5 जनजातियों की बात करते तो आपको क्या लगता है जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो इनकी यहाँ पे पावर है, इसको और इन्हेंस करने का जो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, इसको आगे और कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि हमेशा सरकार द्वारा कोशिशें की जाती, बहुत बेहतर प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन लगता है ना कि कुछ मन में कि नहीं, अभी और कुछ कदम बाकी हैं, और क्या प्रयास हो सकते हैं? देखिए, हमेशा जब हम टारगेट सेट करते हैं तो जैसे जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो हमारा ऐसा मानना है कि लक्ष्य में हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि हमने सब कुछ पा लिया है और हम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं तो फिर हमारे प्रयास कमजोर पड़ जाएंगे। तो हम हमेशा ये मानते हैं कि जैसा मैंने खुद भी कहा कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं, उसमें फिर भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। जैसे राजी जनजाति के लिए अभी भी हमें लगता है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है,
क्योंकि वो लोग बहुत दूरस्थ गांव में रहते हैं। अभी एक गांव खेतद्वारी है हमारा, वहाँ पर अभी आने जाने की सुविधा भी नहीं है उनके पास। वो जब बारिश होती है, बाढ़ आती है तो रास्ता बंद हो जाता है। तो उसका प्रस्ताव भी भारत सरकार के पास है, हमने भेजा हुआ है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से हम उसमें भी काम करेंगे। तो उनके यहाँ संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता है और जागरूकता लाने की आवश्यकता है। वैसे तो हमारे उत्तराखंड में तो मुझे लगता है कि केवल राजी जनजाति पर हमें काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। जौनसार में, थरवाट में, बुक्साड में, भोटियाज में बहुत जागरूकता है और बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है। जी, तो लिंकी जी, जो हमारी जनजाति की संस्कृति है, परंपराएं हैं, आपको क्या लगता है कैसे ये उत्तराखंड या भारत की जो संस्कृति इसको समृद्ध बनाने का कार्य कर रही है? देखिए, जनजाति शोध संस्थान का जो विशेष कार्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे कि जो इनकी संस्कृति है उसको संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। और जनजाति शोध संस्थान की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाए, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का और संवर्धन का कार्य किया जाए। तो हम हमारे जो जनजातीय सांस्कृतिक दल हैं उनको अन्य प्रदेशों में भी भेज रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी भेज रहे हैं, हम झारखंड भी भेज रहे हैं, उड़ीसा भी भेज रहे हैं। अभी भी हमने हिमाचल में जो कार्यक्रम थे, हम सांस्कृतिक दलों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि सांस्कृतिक दलों की संख्या बढ़ी है। उनको ये लगता है कि हमारे बीच का ही एक व्यक्ति सांस्कृतिक दल उसने तैयार किया और वो हिमाचल भी जा रहा है, वो उड़ीसा भी जा रहा है, वो गोवा भी जा रहा है और हम भी जा सकते हैं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो अब सांस्कृतिक दल बढ़े, जब वो बढ़े तो उन्होंने सीखने की कोशिश की। अब आपस में फिर ये हुआ कि इसने इस विधा को सीखा तो हम इस विधा को सीखेंगे। तो एक तो ये विषय रहा। दूसरा, जो हम हस्तशिल्प के मेले लगाते हैं, क्राफ्ट के मेले बहुत आवश्यक हैं उसमें, क्योंकि वो नहीं तो हस्तशिल्प समाप्त हो जाएगा। और जो हमारा पिथौरागढ़ में भोटिया समाज दन वगैरह बनाता है, जो बहुत सुंदर स्वेटर्स वगैरह और टोपियाँ वगैरह बनाते हैं, जो हमारा थारू समाज टोकरियाँ बनाता है, जो हमारा बुक्सा समाज टोकरियाँ और डलियाँ वगैरह बनाते हैं, वो उसको बचाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कई सारे महिला समूह हैं खटीमा में और सितारगंज में, बाजपुर में, गदरपुर में, जो मातृशक्ति बहुत अच्छा काम करती है इसमें, और वो लोग उस हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी तरफ से उनको पूरा सहयोग रहता है। हम जब वो कोई भी हस्तशिल्प का मेला लगता है तो हम उनको वहाँ बुला के उनको वहाँ स्टॉल लगाने के लिए बेचने का बहुत प्रयास करते हैं। तो ये जिम्मेदारी मातृशक्ति ने बखूबी संभाल रखी है। जी बिल्कुल, मातृशक्ति ने तो वैसे हर जो जिम्मेदारी है बहुत बखूबी यहाँ पे संभाल रखी। बिल्कुल सही आपने बात की। लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में अभी आया आपने जब ये बात रख रहे थे कि हम इस समुदाय को, इस समाज को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विभिन्न कार्य जैसे आपने बताया, योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही है, विभिन्न जगह मंच इन्हें दिया जा रहा है, लेकिन सबसे प्रमुख ये भी है क्या इन्हें और लोग हैं, आम समाज के जो लोग हैं, इनके साथ मिलके ये लोग कार्य कर रहे हैं? क्योंकि आप ये ना लगे ना कि हम सिर्फ अकेले अपना मंच साझा कर रहे हैं, हमें देखने वाले भी हम ही हैं, करने वाले भी हम ही हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी 2021 में ONGC से, तो ONGC में काफ़ी बड़ा एक मेला आयोजित होता है, तो उसके तुरंत बाद हमने किया था। तो पहली बार में हमें भी वाकई में आपका बात बिल्कुल सही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हुआ और लोगों ने कहा कि ये मतलब है क्या, ये जनजाति क्या है, आदिवासी क्या है। पर हमने प्रयास किया उसको इतना भव्य बनाने का कि 2021 में तो थोड़ा सा कम था प्रतिभाग लोगों का, लेकिन उसके बाद 22, 23, 24 और 25 में हम आ गए हैं। लगातार लोगों का प्रतिभाग बढ़ रहा है और 2023 से तो ऐसा हो गया था कि लोग हमसे फ़ोन करके पूछते थे कि सर वो आदिवासी वाला आप कब कर रहे हैं जी। तो और अभी भी आप देखिए इसकी तैयारियां रेंजर्स ग्राउंड में आज से शुरू हो जाएगा, तो हम आपको आमंत्रित करें, आप एक बार देखिए आकर, आपको भी लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन जनजाति है कौन जनजाति नहीं है। और इसको आपस में इंटरचेंज करने के लिए हमने ये भी किया कि जैसे भोटिया जनजाति के हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हमने उनसे कहा है कि आप तैयारी करके आइए कार्यक्रम की थारू जनजाति की, और थारू जनजाति के बच्चों से कहा आप करिए गढ़वाली की तैयारी, और बुक्सा जनजाति से कहा कि आप करिए जौनसारी की तैयारी। तो हमने इनको भी आपस में चेंज करके, ताकि एक दूसरे की संस्कृति का इनके बीच में भी आदान प्रदान हो सके, तो ये भी हम प्रयास करते हैं। और बहुत बच्चों को बहुत ही अप्रिशिएशन इसके द्वारा मिलता है। और आप देखिए कि हमारे बच्चों अब कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे तो आपको बड़े बड़े कलाकारों जैसे करते हुए वो दिखाई देंगे। जी सर, हमारे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मैं चाहूँगी आप कार्यक्रम के अंत में क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे और क्या यहाँ पर कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जनजाति समाज जो है हमारा, वो संस्कृति का संवाहक है और प्रकृति का संरक्षक भी है वो।
तो जनजाति समाज की जितनी भी चीज़ें हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, अगर उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो आप उनको पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। और जो आज से ये कार्यक्रम आदि गौरव महोत्सव हम आयोजित करने जा रहे हैं रेंजर्स ग्राउंड में, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचने का प्रयास करिए, उनकी संस्कृति को देखिए और हस्तशिल्प उत्पादों को भी खरीदने का प्रयास करिए। ये मेरा आपको संदेश है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राजीव कुमार सोलंकी जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने जनजातियों के संबंध में यहाँ बहुत विस्तृत चर्चा की और बताया किस तरह से केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा यहाँ विभिन्न योजनाएं यहाँ पर लाई जा रही, ताकि जनजाति समुदाय के जो लोग हैं इन्हें मुख्य धारा से यहाँ पर जोड़ा जा सके और इनकी जो शौर्य गाथा, इनका जो सम्मान है वो यहाँ पर किया जा सके। नमस्कार।